गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबाज सिर्फ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और एक भरपूर वीकेंड मनाने की जनाब आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। वीकेंड हमेशा अच्छे से मनाया करें और ख़ुद को आने वाले दिनों के लिए एनर्जाइज किया करें, और ये कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। जब भी वक्त मिले ना, ख़ुद को एटलीस्ट रिलैक्स रखा करें और जो काम करे अपनी पूरी कुव्वत और एनर्जी के साथ वो वाला काम करे। हज़रत अली का एक कॉल है, उसके साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी कि हज़रत अली का फरमान है कि कभी भी कामयाबी को अपने दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह नहीं देनी है, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर कामयाबी मिले तो उसे सर पर सवार नहीं करना और नाकामी मिले तो उस पर दिल नहीं दुखाना चाहिए या अपना जो है ना उस पर मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए, और हिम्मत और इस्तकामत से मेहनत करते रहना चाहिए। जितनी आप मेहनत करेंगे ना उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज वीकेंड का शो है, हमने कोशिश ये की है कि लाटर नोट पर आज का शो किया जाए और कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके, लेकिन वीकेंड को मद्देनज़र रखते हुए। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो अगर सेहत की बात की जाए ना, तो मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी गुजारना और बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़्यादा हमारी किरदार अदा करता है हमारी सेहत के हवाले से। तो जिस्म की तरफ से बजने वाली जो घंटी होती है ना, वो हमें बताती है कि जब हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है। और जिस तरह दुनिया के हर मामले में एतदाल ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम भूख की मिसाल लें तो इसमें भी एतदाल ज़रूरी है। भूख ज़्यादा लगने या कम लगना दोनों ही तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं, और उसकी वजूहात पर गौर करना भी ज़रूरी है। खाने के वक्त भूख ना लगने का मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है, और बच्चों को अक्सर भूख ना लगने के जो मसाइल हैं वो पेश आते हैं। और वो लोग जो सिगरेट नोशी या फिर पान ज़्यादा खाते हैं, उनकी तरफ से भी भूख ना लगने की शिकायत बहुत ज़्यादा की जाती है। एक जानिब भूख ना लगना और दूसरी जानिब खाना खाने के बाद हज़म ना होना इंतहाई अहम मसला है। तो भूख कम या ज़्यादा लगने और खुराक के हज़म ना होने की वजूहात क्या हो सकती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिना जावेद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर हिना, ये जो भूख ना लगने का मसला है, ये चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों या फिर बूढ़े हों, ये मसला बहुत बढ़ता जा रहा है। क्या वजह सबसे पहले इसकी लगती है अगर बच्चों में भूख नहीं लगती है? अच्छा जी, भूख हमें क्यों लगती है? क्योंकि हमें, जैसे आपने कहा, तवानाई हाँ चाहिए, हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है, तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए और हमने न्यूट्रिशन भी लेनी है। तो बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज जो है भूख ना लगने की, वो उनमें कोई ना कोई बीमारी या इन्फेक्शन का होना है। अच्छा। जैसे गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, अगर बच्चे का नाक ब्लॉक्ड है या रनी है, कानों में कोई मसला है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़ाहिर कई बच्चे हमें बता नहीं सकते, जब एक छोटी उम्र के होते हैं वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके गले से जब चीज़ गुजरती है तो उनको तकलीफ होती है। तो गला ख़राब मोस्ट कॉमन है। अच्छा। उसके अलावा और चीज़ें हैं जैसे डायरिया, वॉमिटिंग है, पेचिश का लग जाना, उल्टियों का हो जाना, तो उसमें बच्चा खाने से घबराता है, नहीं खाता। तो इन्फेक्शंस बच्चों में बहुत कॉमन है। आपने एक और चीज़ मेंशन की कि बच्चे इतने कई खाने में मसला करते हैं, इतना नहीं खाते, तो उन कंडीशंस में भी, और जब वो बीमार हों, तो एक चीज़ का जो ख्याल रखना चाहिए वो ये कि कोशिश करते रहना चाहिए, उनको फोर्स ना करें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ऑफर करते रहें, जो भी उनको खाने का वो खाना उस वक्त चाह रहे हैं वो चीज़ उसको ऑफर कर दें। ठीक है, लेकिन अगर अडोलेसेंट की बात की जाए तो उनमें भी ये मसला पाया जाता है कि उन्हें भी भूख नहीं लगती है, तो फिर ये मसला किस तरह हल किया जा सकता है? उसमें यह है कि एक तो हेल्दी ईटिंग जो है वो आपको शुरू से ही घर में कुकिंग, जब से हम लोग करते हैं, हम सबके घरों में कुकिंग होती है, तो उसके अंदर हेल्दी ईटिंग का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा। फास्ट फूड्स या बाहर के खाने जो हैं जनरली उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बच्चे तो ज़्यादा पसंद ही वही चीज़ें करते हैं। लेकिन आई थिंक पेरेंट्स को भी कुछ वहाँ पे एजुकेट करना पड़ेगा घर के अंदर। ज़ाहिर पैसे तो वो पेरेंट्स से ही लेकर जाते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी मेरा ख्याल है डिसिप्लिन करने के लिए, और वो सब, और स्कूल्स के अंदर भी हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन, फास्ट फूड्स जो हैं उनको अगर हम रिड्यूस कर दें, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है स्कूल्स के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज़ बड़ों में, और अब तो बड़ी यंग एज में हम देख रहे हैं वो सब आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिनके अंदर
मोटापा और डायबिटीज़ दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये टॉप 5 कंट्रीज़ में ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो आई थिंक उसमें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्दी ईटिंग हमारे लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2 सेटिंग्स में, घर की सेटिंग में और स्कूल की सेटिंग, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की सेटिंग्स में होनी चाहिए। लेकिन भूख ना लगना भी एक बीमारी के जुमरे में आता है? जी, अब उसकी बहुत कॉजेज़ हैं। बच्चों में जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन हो गया, वो कॉज है। अगर बच्चे में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है तो भी उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। वो नहीं खाएगा। बड़ों में आ जाएं तो अगेन इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस में यही थ्रोट इन्फेक्शन है, नमूनिया हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया। उसके अलावा और बड़े वाले इन्फेक्शंस की तरफ आ जाएं तो टीबी एक वो मर्ज़ है जिसमें आपको भूख नहीं लगती, बल्कि जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और भूख की कमी का अलामत कहते हैं तो हमें टीबी के हवाले से भी सवाल करने पड़ते हैं। अच्छा। HIV और कंडीशंस हैं, कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें भूख नहीं लगती है। अच्छा। डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा उसके अंदर भी या थायराइड एक ग्लैंड है जो नेक के अंदर है, अगर वो अंडर फंक्शनिंग है यानी कम काम कर रहा है, जो वो काम जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी तो कई बीमारियां भी होती हैं जो हमें बताती हैं कि भूख का ना लगना। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, ये तो अब हम एडोलेसेंट्स में भी देख रहे हैं, टीनेजर्स में भी हैं, बड़ों में भी हैं और एल्डरली पॉपुलेशन जो बुढ़ापे में लोग होते हैं उनके अंदर भी डिप्रेशन काफ़ी देखा गया, तो उसके अलामात भी हैं। तो डॉक्टर हिना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम खाना चाहते हैं लेकिन जब खाते हैं तो हमें वॉमिट वगैरह आना शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक कॉज होती है? जी, अब कुछ कंडीशंस हैं जिनमें नोज़िया यानी मतली होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना होता है। जैसे प्रेगनेंसी है, उसमें भी शुरू के दिनों में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है। अच्छा। आपके अंदर, तो साइकोलॉजिकल वो भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है और कुछ हमारा कल्चर और सराउंडिंग्स ऐसी होती हैं। तो नोज़िया, वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी का होना और उसकी वजह से भूख ना लगना, प्रेगनेंसी एक वो कंडीशन उसमें हो जाता है। इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस A और E जो कि बहुत आजकल भी फैला हुआ है, टाइफाइड, ऐसी चीज़ें जो कंडीशंस जिगर को, पित्ते, गॉल ब्लैडर को, आंतों, इंटेस्टाइन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन तमाम में आपको ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं मैदे में जलन, तेज़ाबियत हो गई, इंडाइजेशन हो गई, एसिड रिफ्लक्स हो गया, यानी जो पेट की चीज़ें हैं, कंटेंट हैं, वो ऊपर वापस से फूड पाइप के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि एक मसल है जहाँ फूड पाइप ख़त्म हो रही है और स्टमक शुरू हो रहा है। अच्छा। वो सही से फंक्शन नहीं करता। ओके। ऐसा ओबेसिटी, मोटापे में भी हो सकता है, ऐसा प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, ऐसे बहुत ज़्यादा तली हुई मिर्चों वाली चीज़ें, फास्ट फूड्स खाने से, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से, इन तमाम चीज़ों से हो सकता है। अच्छा, लेकिन इस तरह की हमें कंडीशन हो रही होती है ना, तो हमारा होता है कि हम कोई ऊपर से सॉफ्ट ड्रिंक पी लें, कोई ऐसी चीज़ पी लें, उसकी वजह से शायद हमारी फ़ौरन से हज़म हो जाए या जो जलन हो रही है वो कम हो जाती है। तो ये मिथ है एक, या इस तरह इससे कोई फ़र्क पड़ता है या वो चीज़ और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो जो आपकी जो फूड की वजह से डैमेज अंदर हो गई है उसको सॉफ्ट ड्रिंक या फिज़ी ड्रिंक ठीक कर सकता है। उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन, दवाइयाँ होती हैं, मखसूस दवाइयाँ होती हैं, वो आपको लेनी होती हैं और कुछ हदायत होती हैं जिनमें डाइट की जो एडवाइस है वो सबसे पहले दी जाती है कि आप अपनी डाइट को देखें कि क्या चीज़ आप ऐसी खा रहे हैं जो उसको ट्रिगर कर रहे हैं, या अगर आपका वज़न कम है या बहुत देर बैठने का काम है ऑफिस के अंदर और आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या कुछ लोग जैसे स्मोकिंग करते हैं या और ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल, इन चीज़ों का इस्तेमाल है, ये सब देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन के लिए बहुत से लोगों ने घर में पैकेट्स रखे हुए होते हैं, साशे रखे होते हैं कि पानी में घोल के वो पी लेंगे, तो क्या इस तरह की ये चीज़ें पी लेनी चाहिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर? देखिए, उसकी एडवाइस तो नहीं दी जाती कि वो अच्छा। आप लें कोई भी चीज़ प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। आई नो आप जब केमिस्ट के पास यहाँ जाते हैं तो अपने हिसाब से मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं पाकिस्तान में। और दूसरा मेरा ख्याल है एक चीज़ जो मैं काफ़ी फोरम्स पर ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें एक जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली फिजिशियन है, उनकी बहुत कमी है। प्राइवेट सेक्टर में आपको नज़र आएगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर उसको थोड़ा सा और प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो जो आपने कहा ना कि पेशेंट की एजुकेशन, पेरेंट्स की एजुकेशन, हम लोग जब अपने क्लिनिक्स में देखते हैं तो मदर मैलनरिश्ड है, आगे बच्चा भी मैलनरिश्ड है। एग्जैक्टली, हाँ। तो जब एक पेरेंट की अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। और आई थिंक डाइट इज़ लिंक्ड विद जो आपने बात की, इन्फेक्शंस और डाइट, ये सब
चीज़ें उसके साथ लिंक्ड हैं, भूख का ना लगना उसके साथ। लेकिन अक्सर मैंने माओ को देखा है कि जब बच्चे जब 3-4 साल की उम्र में होते हैं, खाना वगैरह नहीं खा रहे होते, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कोई सिरप्स वगैरह लिख देते हैं कि अच्छा आप ये पिलाएं तो बच्चे की भूख बढ़ेगी, आयरन के सिरप्स होते हैं और भी होते हैं, तो ये चीज़ें पिलानी चाहिए बच्चों को, ये नेचुरल तरीके से उनको खाने की तरफ राग़िब करना चाहिए? देखिए, ताकत के सिरप जिसमें फौलाद का सिरप है, उसमें अगर बच्चे में आयरन की कमी है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी डाइट के बारे में पूछेंगे। अच्छा। अगर उसकी डाइट में अंडा नहीं है शामिल, फ्रूट्स नहीं है शामिल, दूध नहीं है, तो उसके अंदर फौलाद की भी कमी है, कैल्शियम की भी कमी है, विटामिन डी, मादनियात, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। आप ब्लड टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं कि उसको खून की कमी वगैरह तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, तो फिर उस केस में तो उसको सिरप देना बनता है सप्लीमेंट का। ठीक है। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, ठीक है, और वो मट्टी खाता है, अच्छा, इस तरह के अगर हैं तो उसमें भी उसकी भूख खराब होगी, कम होगी, उसमें खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया का एक कॉज है पेट में कीड़े होना, तो वो सब होगा। तो भूख की कमी एक आइसोलेशन में नहीं होती, उसके साथ और चीज़ें भी होती हैं और सिम्टम्स और अलामात भी होते हैं जिनको देखना पड़ता है। सही, और वो डॉक्टर ही उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकता है। जी, उसमें जाहिर है आपको जब आप पेशेंट एक आता है किसी भी एज ग्रुप में, अगर सपोज बच्चा आएगा तो आप उससे शुरू में पूछेंगे कि इसकी पैदाइश सही वक्त पर हुई थी, इसको सारे हिफाजती टीके लगे हैं, अच्छा। अपने टाइम पर इसने चलना शुरू किया है, बैठना शुरू किया है, तो उसकी पूरी डेवलपमेंट माइलस्टोन्स वो भी आप पूछते हैं। तो आई थिंक एक डिटेल में हिस्ट्री लेना, सवाल जवाब करना पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली तो आपको जवाब नहीं दे सकता, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन पेरेंट्स को, और फिर उसकी डाइट के बारे में, उसने ब्रेस्ट फीडिंग की थी, उसने फार्मूला मिल्क लिया था, उसने खाना हल्की ग़िज़ा कब कौन से महीने में लेनी शुरू की थी, तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं जाननी। लेकिन डॉक्टर है ना, हम लोग बच्चों को मतलब मिल्क के साथ साथ तो अंदर जो फ्लेवर्ड मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं, 1-2 चम्मच वो भी डाल देते हैं, बहुत सी कंपनीज़ के हैं, तो क्या ये यूज़ करने चाहिए? ताकि हम लोग को ये होता है कि अच्छा चलो खाना नहीं खा रहा तो दूध पी लेगा, और दूध में वो हम लोग ऐड ऑन करके देते हैं तो ज़रा उसको ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। देखिए, अगर उस चीज़ की, अगर सिर्फ आप वही चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो वो तो फिर ठीक नहीं है। उसके अलावा आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये फ्रूट्स, अगर बच्चा 6 माह से ऊपर का है, अच्छा। और हल्की ग़िज़ा ले सकता है, जैसे खिचड़ी, दलिया, केला, मैश्ड पोटैटो, इस तरह की सॉफ्ट डाइट सेमी सॉलिड ले सकता है, तो फिर ऐड ऑन करना पड़ेगा उसमें। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रिलाई करने में फिर आप बाकी चीज़ों से मिस आउट कर जाएंगे, फिर बच्चे में उस चीज़ों की कमी, डेफिशिएंसी, इसीलिए फिर एनीमिया वगैरह और चीज़ों की कमी हो जाती है। ये चीज़ होती है, बड़ों में भी होती है। अगेन बैलेंस डाइट के ऊपर वो चीज़ है जो थोड़ा सा हमारा, जब हम एडल्ट्स हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं, तो हमें भी उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या हमारी डाइट में सब कुछ है, हम एक ही चीज़ की तरफ ज़्यादा तो नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बड़ों में क्या ये हो सकता है कि उनको भूख ना लगने की वजह कि उनकी टाइमिंग एक नहीं होती है खाने पीने की, मतलब वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज हो रही होती है, कभी सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, रात का खाना कभी स्किप हो जाता है, मतलब टाइमिंग ऊपर नीचे है, एक टाइमिंग पे नहीं खा रहे होते हम लोग। जी, उसमें ये भी एक इशू है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक कंडीशन है, IBS उसे हम कहते हैं, और ये ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है जिनके खाने का एक रूटीन नहीं है, जिनको सपोज ट्रैवल करनी है, उनका ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी ये है कि वो फिर आपको एक कॉन्शियस डिसीजन, एक खुद से एफर्ट करना पड़ता है। अच्छा। कि आप हेल्दी ईटिंग करें, वही 24 आवर्स हैं आपके पास, और उसके अंदर आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी का भी रखना है। जिन लोगों के बहुत बैठने के काम हैं, कई घंटों के, तो उनको हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि हर 1 घंटे के बाद, अगर आप सपोज स्टेयर्स हैं आपके ऑफिस में, तो सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी शुरू कर दें, या एक राउंड लगा के आ जाएं, ताकि आपकी बैक पे भी ज़्यादा वो ना हो और थोड़ी सी एक्टिविटी भी रहे। लेकिन एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो एक एफर्ट है जो आपको करना पड़ता है। लेकिन टाइमिंग का भी आप लोगों को हमें ख्याल रखना चाहिए खाने पीने के। जी, हर चीज़ एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल रखना है, एक आपको अपने लिए भी तो इंसान को वक्त रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक आउटपुट दें, तो आपको उसी जिस्म को, उसी बॉडी को वो तमाम रिक्वायरमेंट्स भी देनी हैं जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करें। दूसरा, चाय का इस्तेमाल, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका निकोटीन का ज़्यादा इसमें है, कैफीन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी भूख कम लगती है। जी, बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें मल्टीपल इश्यूज होते हैं, आपको ब्लोटिंग फील होती है, हार्ट बर्न होता है, बैक पेन हो रहा होता है, जनरली आप अनवेल फील कर रहे होते हैं,
भूख का कम लगना, स्टूल्स का डिफरेंट तरह से आना, उसमें यही जो मेन एडवाइस दी जाती है कि कैफीन कंटेनिंग ड्रिंक्स, जिसमें टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तमाम चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम करें। शुगर इनटेक भी कम करें। अच्छा। क्योंकि वो भी करती है। आपने एक कंडीशन का भी नाम लिया था बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, ADHD जिसको कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो उसमें भी जब पेरेंट्स से हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो उसमें भी डाइट ही का पूछ रहे होते हैं, क्या ये बच्चा डाइट बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स, शुगर कंटेनिंग फूड्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। और उसके लिए भी फिर जो दवाइयाँ देते हैं, एक दवाई है उसमें मिथाइल फेनिडेट जो देते हैं, उसकी वजह से भी भूख कम हो जाती है। तो हाइपर एक्टिव स्टेट से वो नॉर्मल स्टेट की तरफ आने लगता है। तो कई दवाइयों का भी वैसे साइड इफ़ेक्ट है जिसमें भूख कम लगती है। और हम लोग जो खुद से प्रिस्क्राइब करके ले रहे होते हैं उनका भी इसमें बड़ा होगा। मतलब हम घर में कोई सर दर्द है या गला दर्द है या कुछ भी है तो खुद से भी तो हम लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं घर पे। पेन किलर्स हैं, जैसे अगर बेसिक सिंपल पेन किलर है, पैरासिटामोल है या आइब्यूप्रोफेन है, वो तो भूख पे इतना असर नहीं कर रही अगर आप बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसकी वजह से आपका लिवर डैमेज नहीं हो रहा। अच्छा। अगर एक्सट्रीम्स पे हम नहीं जा रहे तो फिर तो ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं जिनको हम ओपियोइड्स कहते हैं, जिसमें आपकी आ जाती है मॉर्फिन जो कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, वो सिवियर कंडीशन जैसे किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो रहा है उसमें अब दे रहे हैं पेन को सेटल करने के लिए। ट्रामाडोल है, एक और स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। कोडीन कंटेनिंग पेन किलर्स हैं, उनका असर भी ये है कि आपको भूख कम लगती है, नौजिया मतली होती है, अच्छा। वॉमिटिंग होती है, तो उसमें आपका दिल नहीं करता खाना खाने को। तो पेन किलर्स का भी साइड इफेक्ट है जिसमें एक ये भी फैक्टर हो सकता है। दूसरा डॉक्टर हिना, ये जिस तरह का मौसम चल रहा है, गर्मी वाला मौसम है, तो इसमें हमारा पानी का इंटेक, फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जूसेस वगैरह हम पीते हैं, तो इसकी वजह से भी भूख कम लगती है। पानी ज़्यादा पीते हैं तो फिर इस सिचुएशन में जो हमें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो फिर हम किस तरह पूरे कर सकते हैं? हीट इटसेल्फ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें भूख लोगों को कम लगती है, वो क्योंकि वो ड्रिंकिंग बहुत करते हैं पानी, तो फिर उसमें भी आपको वही देखना पड़ेगा कि जो क्लियर, ट्रांसपेरेंट, साफ, उबला हुआ या फिल्टर का पानी। अब तो पानी पे भी एडवाइस देते हैं तो यही कहते हैं कि डायरेक्ट टैप वाटर मत इस्तेमाल करें, उसको उबाल के पिएं या फिल्टर का पानी। तो क्लियर फ्लूइड्स, क्लियर वाटर लें। अगर उसमें आपने डालना है थोड़ा सा कुछ, यू कैन ऐड अ स्क्वॉश और जो और ड्रिंक्स हमारे पास आते हैं आप ऐड कर दें, लेकिन अगेन नॉट इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। कोल्ड ड्रिंक्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बिकॉज वो डेली बेसिस पे आप कितनी पी लेंगे। आई नो वो गर्मी में आपको एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा है, लेकिन आपको एक कॉन्शियस अगेन एफर्ट करना है, एक अपना उसको कंसंट्रेट करके कि एक बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है जी, बैलेंस करके आप लोगों को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर हिना जावेद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इस हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब भूख लगना और भूख का ना लगना क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात किए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे मसले की जो हर घर का मसला बनता जा रहा है। वो मसला है बच्चों को चीखने चिल्लाने के हवाले से, और अक्सर वालिदैन का ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ता है या सामना भी उनको करना पड़ता है जब बच्चे ने अचानक छोटी सी बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, उछल कूद करना या फिर जोर से रोना शुरू कर देता है, जमीन पर लेटना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात तो सिर्फ अपनी तरफ उनकी कोशिश होती है कि तवज्जो सबकी उनकी तरफ हो, बच्चा ऐसा करता है, या फिर अपनी बात मनवाने के लिए वो इस तरह की जिद पकड़ लेता है जो एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल भी इख्तियार कर लेती है। और अगर ये सूरत हाल घर में हो तो फिर भी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर सड़क या फिर बाजार या किसी मॉल में हो तो जनाब वालिदैन एम्बैरसमेंट की सिचुएशन से उस वक्त गुजर रहे होते हैं। और उस सूरत हाल में अगर बच्चे को डांटें या फिर शाउट उसके ऊपर करें तो मामला और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है और लोगों के सामने आपका और आपके बच्चे का तमाशा भी बन जाएगा। फिर उस तजर्बे को भूलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो तमाम बच्चों में जिद, चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता है और ये मामूल की बात है और ये एक फितरी अमल भी है जिसमें वो अल्फाज में अपने गुस्से और अपनी मायूसी का इजहार करने के लिए बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो अपने जज्बात के इजहार के लिए ये तरीका अपनाते हैं।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में वालिदैन बेचारे क्या करें। तो बच्चों को चीखने और चिल्लाने से हम कैसे रोक सकते हैं? अगर बच्चा ऐसी जिद करे तो उसे कैसे हैंडल किया जा सकता है, किस तरह उसे समझाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा असलम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड एजुकेशनिस्ट भी हैं। फातिमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, ये जो सिचुएशन मैंने एक पूरी अभी बनाई थी और सबके साथ शेयर की है, ये सिचुएशन हर किसी के घर में हो रही होती है जहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं। तो ये सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जा सकता है, किस तरह इसको कोप अप किया जा सकता है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो? बिल्कुल, ये वाकई हर घर की सिचुएशन है जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे ये परेशानी हाँ। ज़रूर है। और पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत कभी कभी हाइप भी दे देते हैं। छोटा सा मसला होगा, लेकिन अगर उनको खुद उस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही है तो वो सारा ब्लेम गेम जाएगी बच्चे पे। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर मैं इससे भी थोड़ा पीछे जाकर बात करूँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे बात करूँ। अच्छा। आप ये देखिए कि हम जब किसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है या हमें कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जब तक हमारी उसमें विलिंगनेस ना हो उस रोल को, या हम उस रोल के लिए फिजिबल हैं, ओके हम जा सकते हैं, हम तैयार ना हो, तब तक हम उसमें अपना बेस्ट नहीं दे सकते। हाँ। हमारे माशरे में भी क्या हो रहा था कि पेरेंट्स, मेजॉरिटी जो पेरेंट्स है ना, दे आर नॉट रेडी अब बच्चा प्लान करने के लिए। बिल्कुल, सोसाइटी के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में दिल प्लान। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप रेडी नहीं हो एक रोल को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इट्स 24/7 ड्यूटी, अगर आप नहीं हो तो फिर ऐसे मसले ज्यादा आते हैं। अच्छा। अगर हम देखें, बिल्कुल हमारी सोसाइटी में ऐसे घर हैं जहाँ पे बच्चों का चीखना चलाना बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स से नहीं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ पे बहुत सुकून का माहौल है। वहाँ पे बच्चे देखे गए, अरे यार तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल शोर नहीं मचाता, हमारा तो इतना मचाता है। हाँ। बच्चा, आप इस तरह कंसीडर कर ले कि एक व्हाइट बोर्ड की तरह, आप उस पर जो लिख देंगे ना उसने उस तरह का हो जाना है। नो डाउट टेम्परामेंट भी वहाँ पर होता है, बायोलॉजिकल है। बच्चा टेम्परामेंट लेके भी एक पैदा होता है, लेकिन वो भी पेरेंट्स के जेनेटिक मेकअप ही है ना, उसके थ्रू ही वो आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स रेडी हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। अच्छा। उसके बाद ये चीज स्टेज आती है। बिल्कुल। अब उसके बाद अगर पेरेंट्स ने देखा कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है या उसके बिहेवियर इश्यू स्टार्ट हो गए हैं, तो सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि वो कोई किसी पर्टिकुलर बात पे जिद कर रहा है या उसका पैटर्न बन चुका है हर बात पे ये करने का। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा किसी एक चीज़ से शुरू करता है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स की मिस हैंडलिंग की वजह से वो बच्चा ये चीज़ अडेप्ट कर लेता है कि ओके अब मुझे अगर कोई भी चीज़ कभी भी चाहिए होगी तो मुझे सिमिलर पैटर्न जो है सिंपल इसको दोबारा से करना और मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो फिर क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट होते होते वो फिर जनरल हो जाता है, वो फिर हर एक सिचुएशन में साथ साथ होना, फिर वो उसकी आदत बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वो उसकी आदत हो जाती है क्योंकि उसने सीखा ही यही है ना। आपने उसको मोबाइल फोन, गैजेट्स क्या है, माँ बाप अपनी सहूलत के लिए कि चलो हमें 2 मिनट सुकून के मिल जाए, बच्चे को गैजेट दे देंगे या मोबाइल फोन दे देंगे, चलो तुम गेम खेल लो, कार्टून्स राइम्स वो लगा के दे देंगे। क्वालिटी टाइम मिसिंग है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। बच्चे ने अडेप्ट कर लिया कि ठीक है अगर मुझे मोबाइल फोन चाहिए तो मुझे सिर्फ उन्हीं के पास तभी जाना है अपनी जरूरत को लेने के लिए। मुझे कोई और चीज चाहिए, खाने पीने की चीज चाहिए, तो मुझे सिर्फ जरूरत के लिए उनको अप्रोच करना है। तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर मना कर दिया जाए क्योंकि आपने उसको पहले आदत डाल दी है, तो फिर वो चीखना चिल्लाना और फिर हर तरीके से ब्लैकमेल करना पेरेंट्स को स्टार्ट हो जाता है। तो सिचुएशन में ये होता है कि आप पहले इस चीज को प्लान कर लें, आप पहले देख लें कि मेरी क्या लिमिटेशंस होंगी, मैंने अपने बच्चे को किस हद तक जो है एक्सेस देनी है किसी भी चीज़ की। अगर वो मांग ले मुझसे कोई चीज़ तो मैंने उसको असर्टिवली कैसे मना करना है। rather than हम सिर्फ क्या करते हैं कि जब बच्चे को समझ आना स्टार्ट होती है 1 से 2 साल की उम्र में, वो स्विच बोर्ड और हर उस चीज़ की तरफ जाएगा जहाँ पर उसको मना किया जाता है, क्योंकि हम उसको सिर्फ ये बताते हैं कि नो वहाँ नहीं जाना। उसको उसके पीछे का रैशनल नहीं बताया जाता, उसको नहीं बताया जाता कि अगर आप वहाँ जाओगे तो उससे क्या होगा। तो वो बच्चा फिर खुद से उसको एक्सप्लोर करने जाता है कि देखूं तो सही कि अगर वो नो सिर्फ कर रहे हैं तो जाके देखो तो सही हो गया। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो जाकर उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो अगर आप पहले उस चीज़ के बारे में क्लियर कर दें, अपनी वैल्यूज़ के बारे में या हर चीज़ जो उसके लिए डेंजरस हो सकती है, तो वो बच्चा शायद उस चीज़ से उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप देखें कि आपने डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है, असर्टिवली कैसे बच्चे से बात कम्युनिकेट करनी है, रेदर देन कि उसको दूसरों के सहारे छोड़ दें, गैजेट्स के सहारे या खुद से एक्सप्लोर करने के लिए छोड़। लेकिन फातिमा यहाँ पे आपने एक बात की कि बायोलॉजिकली भी ये चीज़ें हम लेकर पैदा हो सकते हैं, तो इन प्रेगनेंसी ख़वातीन पे या औरत पे कितनी ड्यूटी बनती है? मतलब मैंने ये सुना है कि अगर प्रेगनेंसी में आपके साथ मतलब ये आप डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो बच्चा बहुत हाइपर पैदा होता है, उसमें ऑलरेडी गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल,
ऐसे ही होता है, जो आपका पूरे प्रेगनेंसी में आपका एटीट्यूड या मूड रहता है ना, वैसे ही आपके बच्चे की पर्सनालिटी आगे जाके डेवलप होती है, टेम्परामेंट भी वैसे ही हो रहा होता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल एक माँ है जो पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, ठीक है, और स्ट्रेस ले रही है, टेंशन है, वर्कलोड है, वो सारी चीज़ें वो उसको हेल्दी वे में नहीं उस चीज़ को मैनेज कर रही, तो फिर क्या होगा कि जब बच्चा पैदा होगा ना, तो देयर आर 80% चांसेस के वो उसमें वो डिप्रेशन की टेंडेंसीज हो, वो बच्चा इंट्रोवर्ट हो, वो बच्चा उसकी वो घुले मिले ना, सोशलाइज ज़्यादा ना करे, क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से बच्चे के हार्मोनल ग्रोथ पे भी जो है फ़र्क पड़ता है। तो जब आपके हार्मोन्स ही सही तरीके से नहीं डेवलप हुए हुए, तो फिर आगे जाके वो आपकी ग्रोथ में क्या हेल्प करेंगे। तो ये तो इट्स अ रिसर्च प्रूवन थिंग कि अगर माँ स्ट्रेस रहती है या उसकी बहुत टेंशन रहती है पूरी प्रेगनेंसी में, तो बच्चे पे भी असर होता है। फिर अगर घर का माहौल ऐसा है कि लड़ाई झगड़े हैं, पेरेंट्स के आपस में लड़ाई झगड़े हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें लड़ाई झगड़े हैं, तो फिर एग्रेशन की टेंडेंसीज के साथ भी वो पैदा हो सकता है। या आपने कहते हैं ना प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, काम रहो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या वॉयलेंट चीज़ें देख रहे हैं मूवीज़, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है बच्चे के टेम्परामेंट पे। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकली साथ साथ चल रही होती हैं। मतलब खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का, सारी सिचुएशन का। दूसरा, आजकल जैसे गैजेट्स की आपने बात की है, वो तो खुलेआम उसका इस्तेमाल हो रहा है, और छोटे से छोटा बच्चा आजकल गैजेट्स पे, मोबाइल फ़ोन पे वीडियो गेम्स भी खेल रहे होते हैं। कार्टून्स में भी आजकल अग्रेशन दिखाया जा रहा है, वीडियो गेम्स में भी अग्रेशन है, और वो उस चीज़ को पिक करते हैं और वो फिर वैसे ही घर पे उसी तरह बोल भी रहे होते हैं, वही चीज़ें एक्ट भी कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से फिर किस तरह बचा जा सकता है? अच्छा, बचने से पहले तो एहतियात बड़ी ज़रूरी है। अच्छा। पेरेंट्स आते हैं, आके कहते हैं कि हमारे बच्चे ने तो बिल्कुल उस कार्टून की तरह बोलना शुरू कर दिया, या वो हमसे बात ही बिल्कुल राइम्स में कर रहा है। जो राइम्स हमने उसको सिखाई थी बस उसी राइम्स में आके अपनी बात, उसको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाना आ रहा, उसको पता है कि मैंने राइम करके या फिर मैंने उसी टोन में बात करनी है अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसमें सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हम उनसे करते हैं कि उसको उस कार्टून तक एक्सेस किसने दी, स्क्रीन टाइम कंट्रोल किसने करना था। हम लोगों को याद है जब हमारे बचपन में तो एक सर्टेन टाइम होता था कि ओके आधे घंटा आप ये कार्टून देख लो, उसके बाद आपकी दूसरी एक्टिविटी, और हमारा होता था टीवी पे देखने। बिल्कुल, फोन वगैरह तब नहीं होते थे, एक्सेस तो हमारे लिए थी नहीं, तो आप टीवी पे देख लो आधा घंटा ये वाला शो, और वो भी पहले पेरेंट्स देखते थे कौन से वाला कार्टून दिखाना है अपने बच्चों को। अब क्या होता है कि ठीक है, अगर उसका बच्चा भी वो कार्टून देख रहा है तो मेरे बच्चों को भी देखना चाहिए, पीछे ना रह जाए। तो फिर क्या होता है कि बच्चा उसी तरह से, इसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में वर्चुअल ऑटिज्म भी कहते हैं। अच्छा। वर्चुअल ऑटिज्म में यही होता है कि फिर बच्चे की जो सोशल रेसिप्रोसिटी है ना, फॉर एग्जांपल जो सोशली रिस्पॉन्स करना उसने, फिर वो बिल्कुल वैसे ही करता है जो उसने वर्चुअल वर्ल्ड से सीखा है, तो वो राइम के थ्रू या उसी तरीके से बोलना स्टार्ट कर देता है। तो फिर आप अपने बच्चे को वहाँ तक लेकर ही ना जाएं, आप पहले उसका एक टाइम फिक्स कर दें। नो डाउट आप उसको थेरेपी के थ्रू दोबारा लेकर तो आ सकते हैं, लेकिन आपने उसकी उस ग्रोइंग ईयर्स में ही आपने उसको बता दिया कि ठीक है तुमने सीखना है, तो इधर से ही सीखो, हम नहीं सिखा रहे। हाँ। तो फिर वो आगे जाके उसके लिए मसला होता है। फिर इसके लिए फिर जब स्कूल्स में एडमिशन होते हैं तो वो साथ रिकमेंड करते हैं कि कोई शैडो टीचर हो जो इसको देख ले। शैडो टीचर का कॉन्सेप्ट बहुत हो चुका है कि बच्चों को कहते हैं कि अगर कोई स्पीच में प्रॉब्लम है या बच्चा इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा वीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम बच्चों को एडमिशन दे देंगे, लेकिन आप साथ में कोई शैडो टीचर हमें अरेंज कर दें। अच्छा। तो फिर पेरेंट्स के लिए वहाँ पर भी ये चैलेंज आता है कि अब हमें एक कॉम्पिटेंट शैडो टीचर चाहिए जो उसको बता सके। एक मेन स्ट्रीम स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन तो हमारे लिए बहुत एक टैबू है ना, हम अपने बच्चे को कैसे स्पेशल एजुकेशन सेंटर में भेज सकते हैं, पढ़ाना भी मेन स्ट्रीम में। तो मेन स्ट्रीम में अगर करना है तो फिर शैडो टीचर रिक्वायरमेंट है, और वो फिर ये है कि न्यू ट्रेंड है तो फिर कॉम्पिटेंसी और ये सब चीज़ें देखने में बड़ा पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे हैं इतना ज़्यादा फोकस्ड के साथ वो देख रहे होते हैं चीज़ें, खासतौर पे अपने गैजेट्स में, कि वो इतना गुम होते हैं कि उनको आवाज़ें देते हैं आप मर जाओगे, लेकिन वो सुनेंगे नहीं है। तो ये भी कोई टर्मिनोलॉजी है, या मतलब ये साइकोलॉजिकली किस तरह उनको उसमें कर रही होती है वो? अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहा है ना, तो उसने एक एफिलिएशन, एक एसोसिएशन बिल्ड कर ली है जो कि पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए। इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, बिल्कुल उसको नहीं पता। अब ऐसे होता है ना जब आप बहुत फोकस्ड होते हैं किसी चीज़ पे, जब आपको होता है कि नहीं मेरी सारी अटेंशन उसे, आपको इर्द गिर्द कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कोई बुला रहा है नहीं बुला रहा, या आपको पता होता है कि अगर वो बुला रहा है तो उसका मकसद यही है कि अभी इसको बंद कर दो। खाना पीना भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो सारी अटेंशन उधर दी हुई है। बच्चा इस तरह से टेक्नोलॉजी के एडिक्शन की तरफ जा रहा होता है, और पेरेंट्स को इस चीज़ की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वो कह रहे ठीक है स्कूल से तो बैठा हुआ है ना, बच्चा कितना ओबीडियंट है, आराम से बैठा, तुम तो एम ही कह रही थी कि तंग करता है। ये नहीं देख रहे कि उस बच्चे की उस टाइम पर वो कितना नेगेटिवली रीइंफोर्स हो रहा है इन बातों से कि ठीक है मेरी माँ भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, तो बस ठीक है, ऐसे नहीं होता। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, स्पेशली टीन एज में जाके,
जो उसने जिस तरह के कार्टून, जिस तरह की वीडियो गेम्स देखी होती है ना, वो उसी तरह की टेंडेंसीज डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा अगर बहुत ही वायलेंट गेम्स खेल रहा है तो फिर आगे जाके उसमें एग्रेशन की होती है, बुली। हाँ। अगर आप देखे जाए तो स्कूल में वो जो 2 क्लासेस बनी होती है, बुली और एक विक्टिम होता है, तो जो बुली, आप उसकी अगर हिस्ट्री देखें तो उसके कहीं ना कहीं कोई वायलेंस की उसका या तो एक्सपोजर होता है घर में, या उसके पास एक्सेस होती है ऐसी वीडियो गेम्स में या ऐसे सीजन्स में कि जिसको वो देख के सब पिक करता है। तो ये चीजें फिर बच्चे को आगे जाके एग्रेशन, एंजाइटी, बुली, ये सारी चीजों की तरफ लेकर और उनकी इस तरह के फिर बच्चों की जो क्रिएटिव साइड होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिल्कुल होती है। देखिए, जब आप अपना 100% किसी चीज में नहीं दे रहे, आपको पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं ओके अभी होमवर्क करना, होमवर्क की कंडीशन किस चीज पे करें कि इसके बाद आपको फोन मिल जाएगा। अगेन पेरेंट्स ने देख लिया है, इसके लिए ये रीइंफोर्सर है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है तुम होमवर्क कर लो पहले, फिर उसके बाद तुम्हें ये फोन मिल जाएगा। तो बच्चा कहेगा ठीक है जल्दी जल्दी मैं होमवर्क करके दे देता हूँ और उसके बाद मैं कर लूँगा। तो वो क्रिएटिविटी, वो सारी जो उसने अपनी क्रिएटिवली होमवर्क करना था, वो सब कहीं पीछे रह जाता है और वो अपनी सारा फोकस अटेंशन उस चीज़ में लेता है कि मुझे इसके बाद रीइंफोर्सर क्या मिलना है, मुझे रीइंफोर्सर ये मिलना है। नो डाउट ये बड़ी अच्छी टेक्निक भी है, लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो बच्चे को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। और जिस तरह वो बड़ा होता जाएगा वो उसकी एक पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगी, और जो नहीं हमें चाहिए। हमारे साथ मौजूद थी फातिमा असलम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और जिस तरह हम बात करते हैं कि बच्चों के बिहेवियर चेंजिंग्स पे किस तरह एम्फसाइज करवाया जा सकता है, और छोटी छोटी सी चीज़ें जनाब जिसको आप लोग मद्देनज़र रख के इस पर इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पिया, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौरियों को दरपेश बड़े मसाइल की अगर बात की जाए ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान एक बहुत ही अहम इशू है। लाहौर के बासियों को दस्तयाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे ना होने के बराबर हैं, और जो इक्का दुक्का मंसूबे हैं वो भी आए रोज किसी ना किसी मसले का शिकार हो जाते हैं। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो मेट्रो कार्ड भी अवाम को सहूलत ना दे सके हैं, और लाहौर के मैस ट्रांजिट सिस्टम में सफर के लिए 3 मेट्रो कार्ड्स अब हमें बनवाना होंगे। और इस फैसले के बाद से मैस ट्रांजिट के 2.5 लाख मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि अब ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस के लिए अलग-अलग कार्ड्स बनवाने होंगे। और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने मैस ट्रांजिट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने का भी ऐलान किया है, मगर ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस के सॉफ्टवेयर टेक्निकल उनमें प्रॉब्लम्स हैं, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन कार्ड का भी इजरा अभी तक नहीं हो सका है। तो ये सारा मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बहुत ठीक ठाक। ज़ैन, एक के बाद एक सहूलत छीनी जा रही है अवाम से। ये अब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से भी ये फैसला सामने आया है, सहूलत नहीं दी जा रही है। तो क्या मसला है? पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान है, अब ये और मसला बढ़ गया है। शुक्रिया मुनीबा आसिफ। एक तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि इस वक्त शहर लाहौर में कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चल रहा सिवाय मास ट्रांजिट सिस्टम के। जो सरकारी सतह पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसके तमाम रूट्स बंद हो चुके हैं। गुज़ार हुकूमत ने जो ऐलान किया था कि हम इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, वो भी अभी तक नहीं चल सकी। हुकूमत ने ऐलान किया था कि मजीद 2000 बसें मंगवा रहे हैं, वो भी नहीं आ सकी। तो या तो शहर लाहौर के वासियों के पास सफर करने के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन और स्पीडो बस है, या उनके पास मोटरसाइकिल रिक्शे या चिंकी रिक्शे हैं, वो सिर्फ उसी पर सफर कर सकते हैं। या कुछ जो निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑनर्स हैं उनकी तरफ से वैगनें किसी रूट पर चलाई जा रही हैं, लेकिन उनके किसी भी तरह के जो रूट परमिट है वो मौजूद नहीं है। तो इस तरह शहर लाहौर के वासियों के पास सरकारी सतह पर सिर्फ एक ही सिस्टम है जो कि मास ट्रांजिट सिस्टम है। लेकिन जब से ये पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है
तब से ये जो मास ट्रांजिट सिस्टम है ये भी मुसलसल नजरअंदाज हो रहा है। मेट्रो बस जिसको मुसाफिरों की सहूलत के लिए चलाया जा रहा है और सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है अभी तक ट्रांसपोर्ट का, जिसमें रोजाना 1,25,000 के करीब मुसाफिर सफर कर रहे हैं। उनमें जो सफर करने वाले मुसाफिर हैं वो अपना जो मेट्रो कार्ड है वो किसी और ट्रांजिट सिस्टम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिकली तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया था मास ट्रांजिट का, ये था कि पूरे शहर के जितने भी मेट्रो लाइन्स हैं और जो फीडर रूट्स हैं उनको आपस में मुंसलिक किया जाए ताकि जो मुसाफिर है वो बआसानी अपनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। लेकिन अब इन मेट्रो में सफर करने के लिए जो ये मुसाफिर हैं वो अपने पर्स में या अपनी जेब में वो कार्ड ही संभालते रहेंगे कि उनको मेट्रो बस में सफर करने के लिए अलहदा कार्ड की जरूरत है, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में सफर करने के लिए अलहदा कार्ड की जरूरत है। और रही से एक असर स्पीडो बस ने भी ये पूरी कर दी है कि अब स्पीडो बस के लिए भी अलहदा कार्ड है। प्लान ये था और इस मास ट्रांजिट सिस्टम का मकसद भी यही है कि एक ही कार्ड जिसको तमाम जो मेट्रो सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट कर दिया जाए ताकि मुसाफिर बासानी एक मेट्रो से दूसरी में सफर कर सके। अब जैसे ही मेट्रो बस का कोई भी मुसाफिर एमओ कॉलेज के स्टेशन पे उतरेगा और उसने सामने जैन मंदिर पर मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर जाना होगा तो उसके दरमियान जो 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में उसके पास सिर्फ एक ही काम होगा कि वो ढूंढेगा कि मेरा कार्ड किधर है जिसमें मैंने ऑरेंज ट्रेन में सफर करना है। ऑरेंज ट्रेन से निकलेगा, किसी भी स्टेशन पर वो डेरा गुजरा चला जाए या अली टाउन चला जाए, वहां से उसने अपने घर की तरफ जाना है जिसके लिए उसको स्पीडो बस का सहारा लेना है। तो अब वो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर खड़ा तीसरा कार्ड ढूंढता रहेगा कि मेरे पास स्पीडो बस का कार्ड किधर है, और अगर उसके पास से वो कार्ड गुम गया या नहीं मिल रहा तो फिर उसके लिए बाहर एक बड़ी तादाद में रिक्शास खड़े हैं, वो उस रिक्शा पे बैठेगा और जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम इनको ये बड़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, सफरी सहूलियत दे रहे हैं, ऐसा उसको वो मुयस्सर नहीं होगा। नहीं तो मुझे ज़ैन ये बताइए कि कोई खास वजह है जिसकी बिना पर ये इनको अलग अलग किया गया है और अब 3 कार्ड्स हमें चाहिए होंगे सफर करने के लिए? मुनीबा, इसमें कोई खास वजह नहीं है, ये सिर्फ जो इदारा है उसकी गफलत का नतीजा है। हाँ, और कोई इसमें खास वजह ये नहीं है। असल में जब ऑरेंज ट्रेन को 2020 में फाल किया गया था तो उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि ऑरेंज ट्रेन का जो सॉफ्टवेयर है उसको मेट्रो बस के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं वो एक ही कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। 25 अक्टूबर 2020 से लेकर अब अगस्त 2022 आ गया। इस दौरान चाइनीज कंपनी CR Norenco, मास ट्रांजिट अथॉरिटी और जो इसकी सॉफ्टवेयर की जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर है वो अभी तक मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन का जो सॉफ्टवेयर है उसको ही इंटीग्रेट नहीं कर सके। प्लान यही था कि एक ही कार्ड इस्तेमाल होगा, लेकिन जब सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा तो फिर उसके बाद इस तरह के मसाइल पैदा होंगे जो इस वक्त पैदा हो चुके हैं। मतलब गलती इनकी अपनी है, ये खुद काम नहीं कर पाए हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर पाए हैं और उसकी वजह से फिर भुगतना आवाम को पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस हवाले से जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी की इंतजामिया है वो इसमें मुनीबा बार बार ऐलानात कर चुकी है, बल्कि जो सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, जो साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, वो आपके प्रोग्राम में ही इस चीज का ऐलान कर चुके थे कि हम मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब तो ना वो सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट रहे, ना उनकी हुकूमत रही और ना ही ये प्रोजेक्ट रहा। अब जो नए सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट है वो भी इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि बस कुछ रोज में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन ये कुछ रोज करते करते ऑरेंज ट्रेन को फाल हुए 1.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी तक वो इंटीग्रेट नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। मतलब अभी इस वक्त जितने भी मुसाफिर मेट्रो बस में सफर कर रहे हैं उनकी तरफ से शिकवा ही यही किया जाता है कि हमें एक नई जिम्मेदारी दे दी है कि हम अपने कार्ड संभालते फिरे, हम मेट्रो कार्ड, और फिर होता ऐसे है कि सम टाइम मेट्रो कार्ड्स की जो मशीनें हैं वो खराब होती हैं,
अब उनको रिचार्ज करवाने में मुश्किल होती है, फिर उसके बाद उसमें जब तक वो रिचार्ज नहीं होगा तो फिर उनको टोकन का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आप कोई फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं तो उसको मुकम्मल फैसिलिटी को फराहम करें ताकि लोगों को बेहतरीन जो सफरी सहूलियात हैं वो मुयसर आ सकें। इसके अलावा कोई और फैसले किए गए हैं? ये तो पुराने फैसले जिनके ऊपर काम नहीं हुआ और चीज़ें रद्दोबदल हो रही हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उसको बेहतर करने के हवाले से कोई फैसले हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि नहीं? अच्छा मुनीबा, मेरा तो इस पे कमेंट ये है कि जो इन्होंने पुराने फैसले किए हैं कम से कम वो तो पूरे करते हैं। वो पूरे करना बहुत जरूरी है। जिस तरह मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को इन्होंने इसकी आमदन में इजाफे के लिए इसके जो पिलर्स हैं उनको रेंट आउट करना है, इनके स्टेशंस को रेंट आउट करना है, वो तो पहले भी है। पीटीआई की हुकूमत जो थी जैन, आपको पता है, वो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को कहती थी ये सफेद हाथी है। तो अभी तक वो फिर सफेद हाथी को कबूल करने को तैयार नहीं है ना, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। अब जब लोगों से बात करते हैं ना, इस हवाले से लोगों के कमेंट्स लेते हैं तो लोग बड़े अच्छे इसमें कमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि जो आपकी अपनी सियासत है वो आप ऐवानों की हद तक महदूद रखें। जिस भी हुकूमत ने कोई भी फलाह बहबूद का या मुफाद आमा का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जब वो मुकम्मल हो चुका तो फिर उसके बाद उसको कैरी ऑन करना चाहिए। अब जो आपने दूसरा सवाल किया कि क्या शहर में मजीद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से नए जो प्रोजेक्ट हैं वो आ रहे हैं, तो जो मेट्रो लाइंस का प्रोजेक्ट है, जो मास ट्रांजिट सिस्टम है, अब इस दौरे हुकूमत में कोई भी मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू नहीं होने वाला। जो पर्पल लाइन और ब्लू लाइन प्रपोज की गई थी, जो कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जो मास्टर प्लान में मौजूद है, अब इस दौरे हुकूमत में वो तो नहीं बनने वाली, क्योंकि उसके किसी भी तरह के जो फंड्स हैं वो जो बजट है या सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें शामिल ही नहीं किए गए, और ना ही मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से उसको मास ट्रांजिट अथॉरिटी की भी जरूरत है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसको पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दिया गया, उसको फाल करने की जरूरत है, ताकि अगर किसी भी जगह पर आप ये इतना महंगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रहे तो एटलीस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सरकारी सतह पर गाड़ियां चल रही हैं, उनको तो दोबारा फाल कर दिया जाए। लाहौर के 50 से ज्यादा जो रूट हैं जो कि गुज़िश्ता 2.5 सालों से बंद है, वहां पर वो रूट बंद होने से तकरीबन 20 लाख जो मुसाफिर हैं उनको सफरी सहूलियात मुयसर नहीं आ रही। एटलीस्ट उनको फाल कर दिया जाए। उनको फाल करने के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में है कि हम बसेस मंगवा रहे हैं, चाइना से हमारी डील हो गई है, टर्की से डील हो गई है, लेकिन ये सिर्फ जो दावे हैं ये हमने जैन बड़ी दफा बात भी की है और ओहदेदारान से भी आपके होते हुए ही शो में भी बात की है इलेक्ट्रिक बसेस की, और सबने यही कहा है और हर दफा कहा है कि बस आने वाली हैं, बस आने वाली हैं, लेकिन वो आई नहीं है अभी तक, ये हमें नजर नहीं आ रही। मुनीबा, हुकूमत के यही वादे हैं जो कि वफा नहीं होते। अगर ये वफा हो जाए तो फिर उसके बाद ये अवाम को सुकून ना मुयसर आ जाए। बेसिकली तो हम कुछ ना कुछ जो सियासतदान है ये कुछ ऐसे पॉइंट छोड़ देते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने अगले अपने इलेक्शन लड़ने होते हैं। तो जरूरत तो इस अमर की है कि आप अवाम के मसाइल को हल करें। जो अवाम ने आपको मैंडेट दिया है लोगों की खिदमत करने का, उसको खिदमत की जाए, ना कि आप उसको एज ए सियासी टैक्ट इस्तेमाल करें। ये जो मौजूदा हुकूमत थी, जुलाई 2018 से लेके अब तक शहर लाहौर में कोई एक भी नई बस नहीं चलाई गई। जितने भी ऐलानात किए गए वो सिर्फ ऐलानात तक महदूद थे, बल्कि जो मौजूद थी आपने तो वो भी बंद कर दी हैं। तो अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं जैन। मैं फिर से यही कहूंगी कि जनाब अच्छे की उम्मीद करते हैं कि हम हुकूमत कुछ होश के नाखून ले और ख़ास तौर पर अवाम के लिए सोचे, अवाम को सहूलियात देने के हवाले से कोई काम करे। ज़ैनुल आबदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि कितनी मयसर है और बाकी चीज़ों
मरीजों के हवाले से भी हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं डेंगू के वारों के हवाले से। तो डेंगू के वार मजीद तेज होने लगे और लाहौर में डेंगू वायरस के हर रोज जो है नए केसेस सामने आते हैं और उनके केसेस में इजाफा ही होता जा रहा है। पंजाब भर से डेंगू के कह लें कि 64 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं और सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 40 मरीज जेर इलाज हैं। मजीद क्या स्टैटिस्टिक्स हैं और क्या सूरत हाल है, मोहम्मद बिलाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे जानते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। बिलाल, ये डेंगू की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या नई सूरत हाल है? तो कोई मुनीबा सूरत हाल ये है कि जो मानसून की बारिशों के बाद निकासी आब जिस तरह करनी चाहिए थी उस तरह नहीं हो सकी और महकमा सेहत के भी इसमें गफलत है कि जिस तरह डेंगू लावा की अफजाई को रोका जाना था उस तरह नहीं रोका जा सका। फिर इसके बाद जो सोसाइटीज हैं कोऑपरेटिव, वहाँ पे जो उनकी इंतजामिया है उनकी जानिब से भी जो अमली इकदाम है वो नहीं किए गए। जो बड़े बड़े घरों के जो लॉन थे, अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक थे, वहाँ पे पानी को उनसे साफ नहीं किया गया। तो उसका खमियाजा अब इस तरह है कि इस वक्त पूरे शहर लाहौर के अंदर जो हर टाउन के अंदर जो है वो हजारों जो हॉट स्पॉट है ये मिले नजर आ रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो लावा की अफजाइश है वो बड़ी तादाद में जो है ये बढ़ रही है। इस हवाले से जो महकमा सेहत है उसके साथ साथ जो जिले इंतजामिया की जानिब से अब 6 रोजा डेंगू क्रैश प्रोग्राम भी जो है ये शुरू करने के हवाले से फैसला किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वहाँ पे जाके भी जो फॉगिंग स्प्रे है ये भी की जाएगी। इसके साथ साथ जो डेंगू लावा को मारने के हवाले से जो अमली इकदाम है ये भी किए जाएंगे। जो महकमा सेहत की रिपोर्ट है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 72 जो मरीज है पंजाब भर में वो रिपोर्ट हुए, जिनमें से सिर्फ 34 जो केसेज है ये लाहौर में रिपोर्ट हुआ। ये सिर्फ वो केसेज हैं जो कि डैशबोर्ड पे आते हैं रिपोर्ट हुए, जबकि इसके अलावा सैकड़ों केस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। जो पेशेंट्स हैं ये जीपीज जो जनरल फिजिशियन होता है मोहल्लों में उनके पास चले जाते हैं, कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाते हैं और कुछ जो है खुद से अपनी मेडिकेशन के जरिए जो अपना इलाज मुआवजा है वो करवाते हैं। तो इसी वजह से ये सिर्फ वो रिपोर्टेड केसेस होते हैं जो कि महकमा सेहत के डैशबोर्ड पे सामने आते हैं। जबकि इसके साथ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान महकमा सेहत की जो टीमें हैं इनकी जानिब से पंजाब भर में तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो आउटडोर इंडोर मुकामात हैं इनको चेक किया गया है, जिनमें से 579 मुकामात से डेंगू लार्वा को बरामद किया गया है और लाहौर में तकरीबन 321 मुकामात से जो डेंगू लार्वा है इसको बरामद किया गया है। इस हवाले से जो बिलाल, मुझे बताइएगा कि लाहौर में खास तौर पर कौन कौन से इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है जहाँ से ये ज्यादा डेंगू लार्वा मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस पे जो इलामा इकबाल टाउन का इलाका है ये सबसे ज्यादा है, चूंकि इसमें अगर हम इसकी देखें कि इसमें मुख्तलिफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं बड़ी बड़ी वो आती हैं जिनके अंदर जो है बड़ी तादाद में अभी तक जो लार्वा है ये मिल रहा है और वहाँ पे अभी तक लार्वा जो है खत्म नहीं हो सका। जबकि इसके साथ जो कैंट का इलाका है वहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो डेंगू लार्वा है ये मिल रहा है। फिर इसके बाद जो समनाबाद टाउन है ये कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पे भी जो डेंगू लार्वा ये मिल रहा है। तकरीबन इस वक्त ये 3 जो टाउन है ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, जबकि इसके साथ जो दीगर टाउन है यहाँ पे भी जो लार्वा है ये बड़ी तादाद में मिल रहा है। इस हवाले से अब महकमा से तो जिले इंतजामिया की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब जिस इमारत से, जिस घर से या जिस टायर शॉप से मिलेगा लार्वा तो उसको जो है आखिरी वार्निंग की जाएगी, फिर उसके बाद उन पर FIR दी जाएगी और FIR के हवाले से सख्ती से इस पे जो है अमल दरामद कराने की हिदायत की गई है ताकि लोग इसको जो है ये सिंसियर ले। और इस वक्त चूंकि सबसे ज्यादा खतरा तो डेंगू का है, क्योंकि आने वाले जो आगे जो मंथ है अक्टूबर और नवंबर, ये कहा जा सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा जो डेंगू वायरस है ये फैल सकता है, जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर जो सहूलियत है ये भी कम पड़ सकती है। तो इस हवाले से इस खदशात को मद्देनजर रखते हुए अब से जो नए DCI है इनकी जानिब से भी, जो नए सेक्रेटरी है, जो नए वजीर है प्राइमरी हेल्थ केयर के, इनकी जानिब से बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मीटिंग्स भी की जा रही है, प्लानिंग भी बनाई जा रही है। जो
अफराद हैं जो जी। डेंगू के, उनको बढ़ा दिया गया है ताकि जो अच्छी तरह जो सर्विलेंस है शहर लाहौर की वो की जाए। चूंकि इस हवाले से अस्पतालों के अंदर भी इस वक्त जो मरासला है ये जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब डेंगू वार्ड्स को कायम कर दिया गया है जो कि 2 हफ्ते पहले तक गैर फॉल थी। और इसके साथ साथ डेंगू की जो नेट बेड्स हैं ये भी मुहैया कर दिए गए हैं। अब अद्वियात भी मौजूद हैं और खासकर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है डेंगू CBC वो भी अब उसकी मशीन भी रखवा दी गई है डेंगू वार्ड के अंदर, ताकि फौरी तौर पे यहीं से जो डेंगू का जो टेस्ट है ये किया जा सके। अगर डेंगू यहाँ पे CBC में प्लेटलेट्स कम आते हैं फिर उनका आगे से जो एनालिसिस जो टेस्ट होगा PCR वो किया जाएगा। तो इस हवाले से जो अमली इकदाम है ये स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुझे बिलाल ये बताइएगा, आज की सूरत हाल, कितने पेशेंट सीरियस है इस वक्त हॉस्पिटल में, और अगर पूरे डेंगू सीजन की अब तक की बात की जाए तो कितने लोग डेंगू से खास तौर पर हलाक हुए हैं? तो ये जो कि डेंगू है, जब ये लास्ट ईयर आया था लाहौर के अंदर तकरीबन 18 से 21 जो लोग थे ये सिर्फ लाहौर के अंदर डेंगू वायरस की वजह से जहाँ बक हुए थे। और रवां साल में अब तक डेंगू बुखार से 3 अफराद जहाँ बक हो चुके हैं और लाहौर के सरकारी अस्पतालों में ठीक है जी, अब तक जो है डेंगू बुखार से 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और दीगर बहुत से मरीज हैं जो इस वक्त डेंगू बुखार में मुब्तला हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और जनाब फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एहतियात लाजमी करिए, पानी ना खड़ा होने दें, अपने घरों को चेक करें, इंस्पेक्शन करें, जहाँ पर भी आपको कहीं खड़ा हुआ पानी नज़र आता है तो जनाब उसको निकालें वहाँ पर। और लार्वा अगर नज़र आता है कहीं पे तो आप डेंगू की टीमों तक आपको रसाई है, आप फ़ोन नंबर वहाँ पर उनको नंबर फ़ोन करके आप उनसे रब्ता कर सकते हैं तो वो आपकी हेल्प आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के टैलेंट से, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, पाकिस्तानी बच्चों में टैलेंट छुपा हुआ है, उसकी हम बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज भी एक ऐसा ही टैलेंटेड बच्चा मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है जिससे हमने आपकी मुलाकात करानी है। जनाब हम अपने प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन दें, लेकिन स्किल बेस्ड या लर्निंग बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए जिनको सीख कर उनको अपनी लाइफ में उस चीज़ का फ़ायदा तो ज़रूर हो। और समर कैंप्स का आजकल बहुत ज़्यादा इनकाद किया जा रहा है स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से। वहाँ पर बच्चों को लर्निंग बेस्ड एजुकेशन सिखाई जाती है, मतलब जो रिवायती तालीम होती है उससे थोड़ा सा हट कर उन्हें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ में उन्हें समझाई जाती है, पार्टिसिपेशन उनकी होती है। तो आजकल जो बच्चे बहुत ज़्यादा जिसमें ग्रो कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मोहम्मद अली फजल मौजूद हैं जनाब, जो कि एरोबिक्स और म्यूज़िक प्ले करते हैं, पियानो पे मुख्तलिफ धुनें हमें आज वो प्ले करके सुनाएंगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने सीखी है ख़ास तौर पर समर कैंप में, और अब वो उसका अमली जो प्रैक्टिस है वो हमें करके दिखाएंगे आज के शो में। अली आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, नाश्ता करके आए हैं? घबराए हुए क्यों हैं? इजी कुछ नहीं होगा। अली कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा जी, 5 क्लास में पढ़ते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेरे हैं मैथ, साइंस, उर्दू और इंग्लिश। और कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ्स है, वाह वेरी गुड। तो समर कैंप और इसमें आपने पार्टिसिपेट किया? समर कैंप हुआ था स्कूल का कि नहीं? हुआ था। अच्छा, तो उसमें ये सारी चीजें सीखी या पहले से ही आप सीख रहे थे? मैंने पहले सीखा था लेकिन मैंने छुट्टियों में और ज्यादा किया था। और ज्यादा किया, इसकी प्रैक्टिस और ज्यादा की। चलो दैट्स गुड। तो क्या क्या सीखा था आपने वहाँ से? मैंने रूबिक्स क्यूब पहले सीखे थे। फिर मैंने पियानो का सोचा था। अच्छा। म्यूजिक का मैं देखता था पहले। म्यूजिक का शौक है? कीबोर्ड का मुझे शौक पड़ गया था, फिर मैंने सॉन्ग्स प्ले करने सीखे थे। तो म्यूजिक में प्ले करना ज्यादा अच्छा लगता है या खुद गाते भी हो थोड़ा बहुत? सिंगिंग मुझे बस प्ले करना अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो ये हमें आप पियानो लेकर आए हैं साथ, तो क्या इसके ऊपर हमें प्ले करके सुनाएंगे आप? पाकिस्तान का मशहूर गाना ही है, क्या? पसूरी।
पसूड़ी, अच्छा जी, चले डन। क्या बात है जनाब, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये आपने खुद ही से सीखा सारा या आपने कहीं से क्लासेस भी ली? पहले मुझे शौक था तो मैंने YouTube से सीखा था। अच्छा, YouTube से स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने बाबा को सुनाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर म्यूजिक सर लगवा दिए थे। अच्छा ठीक है, चलो दैट्स गुड। और ये सारी जो धुनें हैं ये वही बना के आपको करते हैं या पहले से ही आप रेडी कर लेते हो? मैं थोड़ी सी पहले से कर लेता हूँ, फिर वो आते हैं तब वो और कराते हैं। चले ये भी दोबारा एक और भी आपसे सुनेंगे, लेकिन जैसे आपने बोला टॉपिक्स में भी आपको बड़ा इंटरेस्ट है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेते हो? कितनी देर में सॉल्व कर लेते हो? 3/3 मैं कर लेता हूँ। ये 20 सेकेंड्स या तो फिर कभी कभी 40 में होते हैं। अच्छा, लेकिन 20 सेकेंड या 40 सेकेंड्स में हो जाते हैं, तो फिर कंपटीशन हो रहा है? मतलब मेरा नहीं, आपका आपके साथ ही कंपटीशन है, ठीक है? वाह जी वाह, वेरी नाइस। वाओ, वेरी गुड। मेरे ख्याल से ये 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में हो गया होगा, है ना, मैक्सिमम। वेरी नाइस, वेरी नाइस अली। तो ये कितनी प्रैक्टिस इसके लिए भी आपको करनी पड़ी, या फोकस कितना चाहिए इसके लिए? फोकस तो कम ही पड़ता है, लेकिन इसमें स्टेप्स होती हैं। स्टेप्स अच्छा। में करता हूँ 2 होते हैं। स्टेप्स में करते हैं आप? किस तरह, मतलब क्या स्टेप्स होते हैं? अगर जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो अगर इतनी तेजी के साथ इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं? क्या स्टेप्स आप बताएंगे उन्हें? पहले मैंने YouTube से सीखा ना, तो लंबे लंबे स्टेप्स थे। अच्छा। फिर मैंने ना पियानो को थोड़े दिनों के लिए छोड़ के इसको किया। अच्छा। फिर मैंने स्टेप्स बनाए थे खुद के 2-3, उससे मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ, वरना पहले 1 मिनट में होता था। अच्छा, पहले 1 मिनट में होता था, लेकिन वो आप प्रैक्टिस करते 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 अब 20 से 40 सेकंड्स पे आ गए। आ गया। तो वो क्या स्टेप्स हैं वो हम जानना चाह रहे हैं, आपका जो सीक्रेट है ना हम वो जानना चाह रहे हैं। बताएंगे हमें कि नहीं? बताऊंगा। बताएंगे तो बताएं, फिर हमें सीक्रेट अपना बताएं कैसे। कोई भी कर रहा हो ना उसका ये दोनों बन जाती हैं। अच्छा। मैं बहुत लंबा यहाँ सारा खराब करके दोबारा करता हाँ। था, फिर होता था सारा सॉल्व। अच्छा। और फिर मैंने खुद से किया ना, तो फिर मेरे कज़न ने मेरी हेल्प की थी। अच्छा। तो फिर उसने भी मुझे थोड़ा सा बताया, फिर मैंने बाकी खुद भी फिर किया, तो फिर ऐसे हो गया था ये सारा। फिर वेरी खुद ही से। नाइस। लिटरली आपने 2 दफा मेरे सामने किया, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ है। अच्छा, दूसरा अली, ये ट्रायंगल वाला भी आपके पास पड़ा हुआ है, इसको भी करके दिखाएं हमें। ये मैं 25 सेकंड्स में किया था। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
ठीक है, बहुत फोकस चाहिए होता है इस चीज के लिए। इस वाले के अंदर बस फोकस चाहिए होता है। 3x3 में स्टेप्स ही होते हैं। वाह जी वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। और जनाब ये वो बच्चे हैं जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो एजुकेशन के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, और इतना ज्यादा फोकस चाहिए होता है। मैंने हालांकि 2 दफा उसने किया है, मुझे समझ नहीं आई कि क्या टेक्निक्स यूज की गई है या किस तरह की। ये प्रैक्टिस पे मैटर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उस चीज के। एक और क्यूबिक पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, है ना? 4x4। ये 4x4 का है। ओके, इसको कैसे करेंगे आप? इसमें ये भी, इसके भी स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये ना पहले मैं बहुत देर में करता था, तो इसकी प्रैक्टिस की थी मैंने। ओके, ठीक। इसमें भी काफी फोकस की जरूरत है जनाब। जहां पे आपका फोकस लैक हुआ, जहां पे आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए, आप जनाब आपका पूरा जो वो गेम है ना वो खत्म हो जाती है। तो इस पे भी बात करेंगे मेरे ख्याल से। अली, इसको अभी थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। हो गया? वेरी गुड जनाब, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला हमें क्या आप सुनाने वाले हैं? अगली कौन सी धुन प्ले करेंगे आप पियानो पे? ये इसका नाम है डेस्पासीतो। डेस्पासीतो, ओके। वाह जी वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आगे का क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या सोचा है, क्या बनना है आगे जाके? मैं भर के बिजनेसमैन ही बनूंगा। अच्छा जी, और बिजनेसमैन, बाबा की तरह बिजनेसमैन बनना है आपने। और पियानोइस्ट भी। पियानिस्ट भी बनना है, लेकिन किस फील्ड में जाना चाहोगे? बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस सोचा हुआ है कि कौन सा बिजनेस करूंगा मैं? स्कूल सा ही करूंगा। हम्म, ठीक है। तो अभी क्या खाने में अली को क्या पसंद है, और ज्यादातर किस चीज की फरमाइश की जाती है अली की तरफ से? मुझे बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है, ओके, दैट्स गुड। तो अली, बाकी फ्रेंड्स में भी है ये चीज, उनको भी सिखाते हो या अकेले ही ये प्ले करते हो? ये अपने मैं छोटे भाई को सिखाता हूँ, लेकिन फ्रेंड कहते हैं सिखाओ। अच्छा, मतलब कहते हैं प्ले करके दिखाओ। तो अभी भाई को आप सिखा रहे हो, आप उसको टीच कर रहे हो? क्या उसको सिखा रहे हो? पियानो सिखा रहे हो या एरोबिक्स सिखा रहे हो? उसको दोनों सिखा रहा हूँ। दोनों सिखा रहे हो? उसको रूबिक्स क्यूब की एक 1 साइड बनानी आ गई है। अच्छा, उसको पियानो भी थोड़ा सा आ गया। तो इसके अलावा भी और एक्टिविटीज हैं जिनमें पार्टिसिपेट करते हो अली आप? मैं लेगो करता हूँ। चलो, दैट्स गुड। और बहुत अच्छा लगा अली आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यहाँ पर आने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये एक और पाकिस्तान का मैं कह सकती हूँ कि टैलेंट है जिसे आपकी हमने बात करवाई है, मुलाकात करवाई है।
अब आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में और आज वो कौन सी नई किताब का तारुफ हमारे साथ और आपके साथ करवाने जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइए। शुक्रिया मुनीबा। आज के जो सेगमेंट बुक शेल्फ है इसमें आज 2 किताबें हैं, एक ग़ज़वात रसूल और दूसरी है अफ़कार फ़र्रुख। तो हम इस किताब से शुरू करते हैं, ग़ज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत अच्छी किताब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अयूब ने इसको तरतीब दिया है और इसको शाया किया है पेंटर ऑफ द डे पब्लिकेशंस ने। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान ये है कि आप इंसान कामिल हैं, ज़िंदगी की जिस जहत में भी रहनुमाई चाहिए हमें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की तरफ देखते हैं और हमें रहनुमाई मिल जाती है। और जब से इस्लाम आया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे किताबें लिखी जा रही हैं और क़यामत तक लिखी जाती रहेंगी। सीरतुन नबी पर अनगिनत किताबें लिखी गई हैं और बाद में इंसान ने ज़िंदगी में किसी एक अगर शोबे में महारत हासिल की है किसी मुसलमान ने और उसने चाहा कि उस शोबे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी ज़िंदगी की रोशनी में अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए, तो भी बहुत रिसर्च का उसमें गुंजाइश निकली। तो ये कर्नल साहब ने, मोहम्मद अयूब साहब ने, चूँकि ये ख़ुद फ़ौजी हैं, आर्मी ऑफिसर हैं रिटायर्ड, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर सिपहसालार स्टडी किया है और बड़ी खूबसूरती से इस किताब को उन्होंने तरतीब दिया है। और इन्होंने ना सिर्फ ये कि ग़ज़वात का जिक्र किया है बल्कि सरियात जो होती हैं वो तमाम उसका लिस्ट भी उन्होंने फ़राहम कर दी है। और अपने जो कुछ भी उन्होंने वार स्टडीज़ के तनाजुर में सीखा था, जो आपने मैदान जंग में अमल किया होता है या सीखा होता है, जदीद जो वार स्टडीज़ हैं, ज़ाहिर है ज़िंदगी बहुत आगे आ गई है, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, तो फ़न हर्ब भी इवॉल्व इर्तिका पजीर हैं। तो इस वक्त जहाँ पे फ़न हर्ब पहुँचा हुआ है वॉर स्टडीज़, उसको सामने रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टेक्निक्स थी जंग लड़ने की बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बतौर सिपह सालार, वो इन्होंने उस रोशनी में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। बहुत उम्दा। आप इससे अंदाज़ा करें कि आखिर पे जो किताबियात है, मैं 2-3 किताबें आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि इन्होंने कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ली और कहाँ कहाँ से कंसल्ट किया। हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री, द लाइफ एंड वर्क ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की। हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री विल ड्योरा की किताब है। तारीख़ इस्लाम है, तारीख़ तबरी है। फिर जो आर्ट ऑफ वॉर, अर्थशस्त्र, कोतलिया चाणक्य की किताब जो है। फिर जंगे फ्रांस, हुसैन हैकल की जंगे रमज़ान और नेपोलियन की जंगें, डेविड चैंडलर। ये सब बड़े लोगों की किताबें खंगालने के बाद इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत अरक रेजी से काम लिया और तरतीबवार इन्होंने बात की तमाम जंगों की। एक छोटी सी चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, जंगे बदर जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था, यानी आपने जिस तरीके से, जिस मेथड को अप्लाई किया जंग के दौरान में, वो मेथड दरअसल खुदा की नुसरत तो थी ही, लेकिन ज़मीन पर जो असबाब फराहम रहे उन असबाब में आपकी बेहतरीन हिकमत अमली भी थी। वो क्या थी? अच्छे कमांडर का अहम तरीन मकसद दुश्मन की बड़ी फौज यानी मेन फोर्स को तबाह करना होता है ताकि दुश्मन का हौसला और हिम्मत टूट जाए और वो दोबारा जंग करने के काबिल न रहे या कम अज़ कम वो फौरी जवाबी कार्रवाई न कर पाए। मशहूर जंगी जर्नैल और तरक्की याफ्ता जंगों के माहिर नेपोलियन का कौल है कि वो हमेशा दुश्मन की असल और बड़ी कुव्वत की निशानदेही करके फैसला कुन जंग करता। दूसरी जंग अजीम के दौरान में कई मौके ऐसे आए कि जर्मन इत्तेहादियों के निर्गे में थी, जर्मन अफवाज इत्तेहादियों के निर्गे में थी, मगर जनरल मोंटगोमरी ने उन छोटे छोटे ग्रुपों पर कुव्वत मरकूज करने से इनकार कर दिया और अपनी पूरी कुव्वत को दुश्मन की असली कुव्वत पर हमले के लिए महफूज रखा। सितंबर 1965 की जंग में भी इसी उसूल के तहत पाकिस्तानी अफवाज ने छंब जोड़ियाँ सेक्टर पर नाकाबिले तस्खीर भारतीय कलों और चौकियों पर कब्जा किया। आगे जंगे बदर में बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उसूल को सामने रखते हुए दुश्मन की असल कुव्वत पर उस वक्त भरपूर हमला किया जब दुश्मन पूरी तरह मुसलमानों की जद में आ चुका था और रेत का तूफान उसे अपनी लपेट में लिए हुए था। ये तफसील है। उसके बाद कहते हैं कि अकदाम यानी आपने कवर नहीं करना, पेशकदमी भी करनी है। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आजमाया, इस मेथड को अप्लाई किया। फिर इज्तमा,
लश्कर कशी करना, उस पर भी फिर अपनी फोर्टिफिकेशन करना, ये जंगी मेथड्स हैं। कुव्वत का मोहतात इस्तेमाल, एक्स्ट्रावेगेंटनेस इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी स्पेंट आउट। इसी तरह हरकत पजीरी, मुसलसल मूवमेंट में रहना कि आप दुश्मन को ठीक से, दुश्मन आपको भांप ना सके। फिर ताउन जो है, बाहमी ताउन, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जवान, वो एक दूसरे से मोहब्बत करें और ताउन करें। तो ज़मीन का इस्तेमाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जानते हैं, जंग बदर में ज़मीन का बेहतरीन इस्तेमाल किया और वो जगह चुनी जो दलदली नहीं रही बारिश के बावजूद, और कुएं के करीब आपने जगह हासिल की, और दुश्मन जो थे कुफार, उनके लिए दलदल के करीब जगह उन्हें मिली, और फिर वो जब वो पसपा हुए तो दलदल में धंसना शुरू हो गए, जिससे मुसलमानों को बड़ी फतह मिली। इसके अलावा आखिर पे जो गज़वा तबूक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महारत है वो बहुत काम आई। गज़वा तबूक जंग की नौबत नहीं आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ पहुँचे मुश्किल हालात में, शदीद गर्मी में, बहुत बड़ी फ़ौज लेके चलना और उसके बाद वहाँ पहुँचना और जंग के बग़ैर फ़तह हासिल करके वापस आना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वे के तौर पे कहते हैं कि ये ग़ज़वा तबूक जो थी वो आखिरी थी। तो बहुत शानदार किताब है, मैंने तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन ली है। ज़िंदगी भी एक जंग है, आप देखें कि इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो ज़िंदगी की जंग जीत जाएंगे। और दूसरा है अफ़कार फ़र्रुख, ये फ़र्रुख महमूद साहब अंग्रेज़ी लिटरेचर के उस्ताद भी हैं, तालिब इल्म भी हैं। इनका काम बड़ा दिलचस्प है, इन्होंने लफ्ज़ों की तोड़ फोड़ से या लफ्ज़ों के हेर फेर से अपनी जो विट है उसका इजहार किया। शेक्सपियर अपने ड्रामे में कहता है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ब्रीफ होनी चाहिए कोई चीज़। वो बल्कि अरबी में भी कहते हैं आसनुल कलाम कल्ला व दल्ला, जो कलाम का हुस्न है वो ये है कि कलाम कलील भी हो और मुदल्लल भी हो। तो इन्होंने बड़ा काम किया फ़र्रुख साहब ने, बजाय इसके कि कोई लंबी चौड़ी नज़में या लंबे चौड़े अफसाने लिख के आखिर पे पंच लाइनर कोई लगाते जिससे कि डायलॉग या वो लाइन हमेशा अमर हो जाती हमेशा के लिए, इन्होंने अक़वाल ज़र्री की लिखा ही इसको कोट्स की सूरत में, अक़वाल ज़र्री की सूरत में लिखा। तो ये किताब उनकी अक़वाल ज़र्री पे मबनी है फ़र्रुख साहब की। वो कहते हैं कि मेरे पास प्रैक्टिकल विजडम थी, और हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल विजडम का ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है। अरस्तू की जो अखलाकियात है वो मुजर्रद नहीं है अफलातून की अखलाकियात की तरह, बल्कि अरस्तू की अखलाकियात प्रैक्टिकल है। इतना बड़ा जो है ना, वो इतनी बड़ी चीज़ है प्रैक्टिकल विजडम। तो बाज़ औक़ात लफ्ज़ की शिकस्त व रेख से ये भी मसला पैदा हो जाता है कि आप लताफ़त को वजूद में लाते लाते कहीं ज़राफ़त को वजूद में ना ले आएँ। अच्छी बात कहने की बजाय ऐसी बात कह दें कि मजाक बन जाए आपका। तो फ़र्रुख साहब ने बड़ी महारत से बड़ा अच्छा काम किया। आप इसमें किसी भी सफ़े को पकड़ें आपको गोहरे नायाब मिलेगा, ठीक है। और इससे अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लिखारी को लंबे सांस का लिखारी होना चाहिए, बहुत तवील लिखना चाहिए। चूँकि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है अक़वाल ज़र्री लिखने का, छोटे छोटे कोट्स लिखने का, और पूरी किताब लिख दी है, तो इसका मतलब ये है कि लंबे सांस के ये लिखारी नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद इजहार किया अपने इरादे का कि आइंदा जो कोटेशंस होंगी वो अंग्रेज़ी में होंगी। चंद एक आखिर पे 2-3 कोट्स आपके सामने पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा। नफ्स की ग़ुलामी ग़ुलाम की ग़ुलामी है। अब देखिए ना, ग़ुलामी ग़ुलाम ग़ुलाम ये तकरार लफ्ज़ी आ गया, और अल्फाज के दरोबस्त के साथ, रद्दो बदल के साथ इन्होंने एक गहरी बात करने की कोशिश की। ईमान के साथ सैर भी हज है, जबकि ईमान के बगैर हज भी सैर है। दरिया ज़मीनों को जबकि दरिया दिल सीनों को सैराब करते हैं। सीनों ज़मीनों, दरिया दरिया दिल। तो ये आपको अल्फाज की बस्तो कुशाद और उनकी दरोबस्त जो होती है उससे आपको पता चलेगा। बेवकूफ़ को समझाना पेट्रोल से आग बुझाने के मुतरादिफ है। कितनी मज़े की बात है। और इसी तरह जहाँ अमीर की भूख मर जाए वहाँ गरीब भूख से नहीं मरता। बड़ी गहरी बात है और अच्छी बात है कि अमीर दौलत इकट्ठी करना छोड़ देगा तो वो जो बची हुई दौलत है वो गरीब के काम आएगी, उसके बच्चे के पेट भरने के काम आएगी। तो एक बड़ा वो जो है शरारती सा एक कोट, जनाना लिबास के सुकड़ने से बुराई मर्दाना वार फैलती है। तो फ़र्रुख साहब इसी तरह ही ये जो ज़रबुल अमसाल हैं, ये जो मुहावरे हैं, उनकी उलट फेर के साथ, उनकी तोड़ फोड़ के साथ ज़राफ़त भी कहीं कहीं पैदा करते हैं, लेकिन उस ज़राफ़त में भी कहीं ना कहीं लताफ़त होती है और गहरी बात होती है।
प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है और आज की किताबों के हवाले से उन्होंने हमें बताया है। आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ बात कर लेते हैं वायरल न्यूज़ के हवाले से। तो अमरीकी खातून ने अपने बालों को 110 फुट तक बढ़ा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाली 60 साला आशा मंडेला ने पहली बार अपनी जो बाल थे उनको लंबा करने का जो आलमी रिकॉर्ड था वो 2009 में अपने नाम किया था, जब उनके बाल 19 फुट और 6.5 फुट लंबे थे। लेकिन अब उनके मुताबिक उनके बालों की जो लंबाई है वो 110 फुट तक बढ़ चुकी है, जबकि उनके बालों का मजमूई वजन जो है वो 19 किलो तक पहुंच चुका है। आशा मंडेला का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू में कहना था कि उन्होंने पहली बार 40 साल से ज्यादा अरसा पहले अपने बाल बढ़ाना शुरू किए थे जब वो अमेरिका शिफ्ट हुई थी, और उनका कहना था कि वो ज़मीन पर अपने बालों को लगने से बचाने के लिए अपने बालों को हमेशा कपड़े से बांधे रखती है। तो ये कुछ वायरल न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर की है। मुझे अब आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।